हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस क्या होता है अर्थात प्रसरण क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। और साथ साथ हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में भी स्टडी किया था, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं कि प्रसरण दाब आखिर में होता क्या है, ठीक है। आज इसको समझेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग दे दिए होंगे, तो अगर नहीं दिए हैं तो दे दीजिए हेडिंग जल्दी से। पिछले क्लास में हम लोग प्रसरण को समझे थे और वहां पर आपको ये बताया गया था कि जब किसी शुद्ध विलायक को एक विलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाता है या किया जाता है। जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलियन से अलग रखा जाता है तो उस स्थिति में एक होता क्या है कि शुद्ध विलायक के कण स्वतः विलियन की तरफ प्रवाहित होने लगता है और इस प्रक्रम को, इस घटना को हम लोग प्रसरण कहा करते थे। आपको याद भी होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। हम लोग वहाँ पर ये देखे थे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, और इसमें हम लोग के बीच में क्या लगा दिए, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को कल हम बताए थे कि शॉर्टकट में इसको क्या लिख देंगे, एसपीएम लिख देंगे। आपको याद होगा, बहुत अच्छा याद है। तो एक साइड हम लोग क्या किए थे कि शुद्ध विलायक डाल दिए थे। क्या डाल दिए थे बाबू? शुद्ध विलायक को डाल दिए थे, ठीक है। और इस साइड हमने क्या डाल दिया था? इस साइड हमने डाल दिया था विलियन को। क्या डाल दिया था बाबू? विलियन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं हुआ। होता क्या था कि जब ये अर्धपारगम जो झिल्ली है, यहाँ पर जो बीच में झिल्ली लगा हुआ है, इससे होता क्या था कि शुद्ध विलायक के जो अणु होते थे वो किधर से किधर जाने लगता था? शुद्ध विलायक से विलियन की तरफ जाने लगता था। अगर ऐसे ही प्रक्रम होते चला गया तो ये जो विलियन का जो लेयर है ये पहले से क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। हो सकता है ये यहाँ चला है और घट करके ये इतना हो जाए। होएगा कि नहीं होगा? दम गारंटेड होगा बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर जो प्रसरण की क्रिया हो रही है, कि मतलब हुआ कि शुद्ध विलायक को विलियन से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रख दिए हैं तो शुद्ध विलायक के कण विलियन की तरफ प्रवाहित होने लगता है। विलियन की तरफ क्या होने लगा? प्रवाहित होने लगा। और इस घटना को हम लोग क्या कह दिए? प्रसरण कह दिए, ठीक। अब यहाँ से देखो बाबू, अब यहाँ पर ये जो प्रसरण की क्रिया जो हो रही है इसको रोकने के लिए हम इसके ऊपर से, किसके ऊपर? इस लिक्विड के ऊपर, अगर इस लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर लगाने लगे ताकि ये प्रसरण की क्रिया क्या हो जाए? रुक जाए। अगर मान लीजिए कि हमको प्रसरण की क्रिया को रोकना है तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए इस लिक्विड यानी कि इस विलियन के ऊपर प्रेशर लगाना होगा। किस पर प्रेशर लगाना होगा? विलियन के ऊपर प्रेशर लगाना होगा, क्योंकि विलियन के लेयर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो विलियन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, किस लिए? ताकि प्रसरण की क्रिया क्या हो जाए? रुक जाए, ठीक। तो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलियन के ऊपर जितना भी आपको दाब लगाना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा? प्रसरण दाब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया? शॉर्टकट में बस बाबू इतना समझ लो, अगर मान लो बाय द वे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूछ दिया प्रसरण दाब क्या है, डायरेक्टली कहना है कि प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब प्रसरण दाब कहलाता है। लेकिन याद रखना बाबू, जब याद नहीं रहे तभी ये डेफिनेशन लिखना है। ऐसा नहीं कि जा करके देख लिए प्रसरण दाब आ गया है, ऐसे भी तुम लोग देश छोटा ही ये हो, हम जानते हैं आएगा ना, तो ज़्यादा चांस है कि तुम लोग लॉलीपॉप डेफिनेशन वही लिखोगे। लेकिन ऐसा मत करना, याद नहीं रहे तब ये लिखना, ठीक है। इसका ऑफिशियल डेफिनेशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसको अच्छे तरह से कैसे हम लोग लिखेंगे, प्रसरण दाब किसे कहते हैं। देखिए, लिखना और समझना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कोशिश ये कीजिए कि आपको समझ में आ जाए। समझ में आया ना छुट्टा? ये ध्यान रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। कितना याद रखोगे? मेरी बात समझ में आया कि नहीं? कितना याद करोगे, ठीक। तो इसलिए कोशिश ये करो कि यहीं पर समझ लेना और याद करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है बाबू। समझ लोगे तो लिख लोगे, याद कर लोगे तो भूल जाओगे। याद रखना, ठीक है। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन में ऐसे भी याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। समझो, प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं।
प्रसरण दाब किसे कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट लॉलीपॉप डेफिनेशन मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। ठीक है, ये लॉलीपॉप डेफिनेशन हुआ। अब मैं समझाता हूं ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगा। चलो बाबू, तो यहाँ पर मैंने फिगर अच्छा से ड्रॉ करके आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे, अब अच्छा तरह से समझेंगे कि प्रसरण दाब कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन और क्या होता है ये। ठीक है, कि ये क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही वाला फिगर है, थोड़ा इसको साफ साफ बनाए हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सा बर्तन है। ठीक है, इसमें हम लोग बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली डाल दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको शॉर्टकट में SPM लिख दी है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देख लिए। चलो अब क्या करते हैं कि इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक इस साइड डाल दी है, क्या है, इस साइड हम लोग डाल दिए हैं, इस साइड डाल दी है क्या, शुद्ध विलायक। क्या डाल दिए हैं, शुद्ध विलायक, या फिर तुम कह सकते हो कि तनु विलयन, क्योंकि तनु विलयन है यानी कि विलय की मात्रा बहुत कम है, यानी विलायक ज़्यादा है, अर्थात तो शुद्ध विलय हम मान सकते हैं। शुद्ध विलय नहीं, सॉरी यार, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक लिख लेना, सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गया है, शुद्ध विलायक। ठीक है, दूसरे साइड हम लोग क्या डाल दिए हैं, विलयन डाल दिए हैं। विलयन, जब यहाँ पर तनु विलयन है तो यहाँ पर हम क्या मान लिए हैं कि ये क्या है, सांद्र विलयन है। ठीक है, जब इसको इस तरह से, इस सिस्टम को इस तरह से अगर रखा जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि शुद्ध विलायक के अणु किस तरफ जाने लगेगा, विलयन की तरफ जाने लगेगा। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, आपको प्रसरण दाब का डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा तो यहीं पर याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तो याद हो गया। ठीक है, तो जब शुद्ध विलायक या तनु विलयन को विलयन या फिर सांद्र विलयन से अलग किया जाता है, किसके द्वारा, SPM के द्वारा, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जब अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की तरफ या तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ, देखो मैं दो बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ जाने लगता है, पहला। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकती हो कि तनु विलयन से शुद्ध विलायक के कण, तनु विलयन से शुद्ध विलायक के कण सांद्र विलयन की तरफ जाने लगता है, तो इस प्रक्रम को प्रसरण कहते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये लेयर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये लेयर आपका धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया। अब आप चाहते हैं कि ना नहीं बढ़े, तो आप इसके ऊपर क्या कीजिएगा, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाइएगा, और इसी प्रेशर को कहते हैं प्रसरण दाब। काहे ले प्रेशर लगाएंगी, ताकि ये प्रसरण की क्रिया यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ये क्या हो, नहीं जाए, यानी प्रसरण की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रसरण दाब। और प्रसरण दाब को सूचित किया जाता है किससे, पाई से। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है तो एक काम करो, इसको नोट करो जल्दी, उसके बाद मैं इसको फिर से समझाता हूँ। इस फिगर को नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी नोट करो और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अरे यार कुछ बुद्धि नहीं तो घंटा तो डला ही सकते हो ना, घंटा है उसमें साइड में, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा डला देना, ताकि वीडियो पहुंच जाए आपके पास। ठीक है, अब पढ़ाई पर ध्यान दो सब। आशा करता हूं कि आप लोग का क्लास 15 दिन के बाद खुल जाए। ठीक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि केस जो कोरोना वाला केस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, भगवान का दुआ है तो जितना जल्दी कोरोना यहाँ से भागे। ठीक है, आप लोग भी भगवान से दुआ कीजिए कि कोरोना पर जल्दी भागे, ताकि हम लोग का पढ़ाई पहले वाला दिन वापस लौट आए। कितना मज़ा आता था क्लास में, याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए तो अभी कितना मज़ा आता था। मज़ा आता था ना जी, बोलिए, वहीं पर बोलिए, हम सुन लेंगे, बोलिए वहीं से ना, मज़ा आता था ना। क्या कीजिएगा, छोड़िए, क्लास में ये पढ़ते तो और मज़ा आता। अभी तो ससुरा एक से एक डेफिनेशन था, एक से एक क्या बोलते हैं, एक से एक एग्जाम्पल था, जिससे आपको एकदम वो क्लास में और याद करा देते। हम यहाँ पर ज़्यादा इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं क्योंकि मेरे वीडियो का लेंथ बढ़ मत जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो प्रॉब्लम होगा,
ठीक है, एक तो ऐसे ही आप लोग नहीं देख रहे हैं और ज़्यादा अगर एग्जाम्पल देने लगे तो और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो क्लास में क्या होता है, क्लास में तो आप लोग का मजबूरी होता है ना जी, मजबूरी से पढ़ते हो। हाँ तब ठीक है, मजबूरी नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में मजबूरी चलता है। चलिए ठीक है, तो अब मैं ऑफिशियल डेफिनेशन आपको बताता हूँ किस चीज़ का, प्रसरण दाब का। यानी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से लिखना है, अब सुनते हैं। तो चलो अब सुनो कि प्रसरण दाब किसे कहते हैं। एग्जाम में आएगा तो यही डेफिनेशन लिखना, कोशिश रहना चाहिए ये। ठीक है, और ना याद है तो लॉलीपॉप डेफिनेशन बताए ही है, याद है ना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ऑफिशियल डेफिनेशन प्रसरण दाब का कि आखिर ये प्रसरण दाब होता क्या है। सुनना ध्यान से, ठीक, तुम ध्यान से सुनना, तुम लॉलीपॉप है, पढ़ाई एकदम आसान है। अरे बना बनाए रोटी है, खाने में क्या दिक्कत है। अरे ज़रा सोचो, हम लोग को पढ़ाई भारी लगता है, कभी सोचते हो कि जिसने पढ़ाई को ही बना दिया। मेरी बात समझना ज़रा ध्यान से, हम लोग को पढ़ाई भारी लगने लगता है, लेकिन ज़रा उसके बारे में सोचो कि जो पढ़ाई को ही बना दिया, है कि नहीं बात। ठीक है, इसलिए हम लोग तो बना बनाया है, आराम से हम पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रसरण किसे कहते हैं। जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाता है तो प्रसरण की क्रिया होगी ना, ये लिखना नहीं है, हम बोल रहे हैं। तो प्रसरण की क्रिया होगी, और इस प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम दाब जिससे प्रसरण की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, प्रसरण दाब कहलाता है। याद हो गया, याद नहीं हुआ, फिर से सुनो। जब शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाता है तो प्रसरण की क्रिया होगा ना बाबू, होगा। तो प्रसरण की क्रिया रोकने के लिए, होगा तो होबे करेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए विलयन पर आरोपित न्यूनतम दाब प्रसरण दाब कहलाता है। कितने लोगों को याद हो गया? याद हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर हमको प्रसरण दाब याद हो गया किसे कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? और हाँ, याद हो गया तो उस प्रसरण दाब के डेफिनेशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद से लिखिएगा, चोरी नहीं करना है। देखो बाबू, हम लोग तुम्हारा तो देखने नहीं आ रहे हैं चुट्टा, ऐसे तो तुम लोग चोर हो हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर चोरी मत करना, ठीक है? याद रखना, तुम भी चोर हम भी चोर, ये मत भूलना, हम भी चोरे हैं, ठीक है? इसलिए याद रखना, चोरों के बीच में ईमानदारी रहना चाहिए, ठीक है चुट्टा? चलो हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिखूंगा और आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ, लिखो क्या? ठीक है, लिखते हैं। तो देखो आपका डेफिनेशन यहाँ पर हाजिर है। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, जरा इस चीज़ को समझेंगे। मैं थोड़ा सा गुलाबी रंग ले लेता हूँ, पिंक, लड़कियों का फेवरेट कलर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसका डेफिनेशन, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगा, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। किसी विलायक को, या शुद्ध विलायक को भी आप लिख सकते हैं, किसी शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो प्रसरण की क्रिया होगी। तो प्रसरण की क्रिया को होगी तो हम होने नहीं देंगे, ठीक है? तो प्रसरण की क्रिया नहीं होने देंगे, यानी प्रसरण की क्रिया को रोकेंगे। तो रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम यांत्रिक दाब उस विलयन की क्या कहलाएगी? प्रसरण दाब कहलाएगी। मेरी बात समझ में आ गया होगा? आशा करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक ये डेफिनेशन अभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इजाज़त हो तो आगे बढ़े। पहले नोट कर लीजिए जितना जल्दी, बाबू सोना धनिया तेजपात, जितना जल्दी नोट करो, इसको नोट करो जल्दी, ठीक है? नोट कर लिए? आगे बढ़ो, चलिए बहुत अच्छा। देखो बाबू, तो जो प्रसरण दाब होता है उसको आप ध्यान रखना, उसको हम लोग पाई से सूचित करते हैं। किस चीज़ से? पाई से सूचित करते हैं। प्रसरण दाब को पाई से
सूचित किया जाता है। मेरी बात समझ में आई? ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि प्रसरण दाब किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी। प्रसरण दाब को किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रसरण दाब निम्न कारकों पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन सा कारक है मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्रसरण दाब, पहला बात कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और दूसरा ये कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अब किस प्रकार से डिपेंड करता है मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रसरण दाब भी बढ़ेगा, यानी प्रसरण दाब का मतलब का पाई भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रसरण दाब की जगह हम पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ताप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? पाई बढ़ेगा, और सांद्रता भी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? पाई बढ़ेगा। मेरे बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। प्रसरण दाब ताप बढ़ने के साथ भी बढ़ता है, और विलयन के सांद्रता बढ़ने के साथ भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ? चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि प्रसरण दाब को मैथमेटिकली किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको जल्दी। नोट कर लिए? आगे बढ़ूँ? ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रसरण दाब। तो प्रसरण दाब गणितीय रूप में, गणितीय रूप में यानी समझते हो ना, मैथमेटिकली गणितीय रूप में। ठीक है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखें हम लोग को टेम्परेचर के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रसरण दाब भी बढ़ेगा। उसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता बढ़ने के साथ भी क्या होता है? क्या होता है बाबू? विलयन का प्रसरण दाब बढ़ता है, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीटी। इसको मान लिए फर्स्ट और इसको मान लिए क्या? सेकंड मान लिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, तो जल्दी देर मत करो। यहाँ तक तो हम पहले भी समझा चुके हैं, जल्दी करो नोट। नोट कर लिए? चलो आगे बात करते हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो बाबू, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हम क्या बोले हैं। जैसे यहाँ पर कंबाइनिंग, यहाँ इक्वेशन बोल दिए 1 and 2, तो 1 and 2 को कंबाइन करोगे तो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? CT हो जाएगा ना। पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? CT। और यहाँ पर पाई के चिन्ह को जब हटाएंगे, बराबर के फॉर्म में लिखेंगे, समानुपाती के चिन्ह को जब बराबर में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, यानी CRT। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? CRT। तो प्रसरण दाब का सूत्र क्या आ गया? प्रसरण दाब इक्वल टू हो गया C यानी कि विलयन की सांद्रता, R यानी कि गैस कांस्टेंट, T मतलब क्या? टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। देखो जनरली C यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये C क्या होता है? सांद्रता होता है, विलयन की सांद्रता। और सांद्रता मतलब क्या है? ये क्या होता है? मोलरता। ये ज़्यादा जनरली ये होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिए? नोट करो जल्दी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा कि पाई इक्वल टू क्या हो गया? बोलो। CRT। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू कितना होता है? कॉन्सेंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू T। देखो यहाँ पर C इक्वल टू मैंने लिख दिया था, क्या है ये? एक्चुअली में क्या है? मोलारिटी है, चोखा लिटी नहीं। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? T है टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पाई मतलब समझ गए? पाई मतलब क्या जी? बोलो। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत अच्छा बता दिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही याद रखना। ठीक है, देखो तुम बोले हमने सुन लिया, तुमने बोला मैंने सुन लिया। ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? C पर, टेम्परेचर पर, R पर। R तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई सोचना ही नहीं है। T पर और C पर। चलो ठीक है।
अब यहाँ पर सी, अब मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाई जो है यानी प्रसरण दाब जो है वो अनुसंख्यक गुणधर्म कैसे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। नोट कर लिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूँ पाई इक्वल टू सी। सी मतलब क्या? सी मतलब क्या? मोलारता। मोलारता मतलब क्या? विलय की मोलों की संख्या यानी एन सॉल्यूट। ठीक, और बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज़ में? इन लीटर। तो ये सी की जगह लिख दिए, और यहाँ आर हो गया, और यहाँ गुना क्या हो गया? टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पाई अनुसंख्यक गुणधर्म, विलय की कणों की संख्या यानी एन सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होगा? अरे भाई, विलय की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में, मोलारता की जगह ये है ना लिखेंगे। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू विलय की मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। अब विलय की मोलों की संख्या मतलब क्या? विलय की कणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए पाई एक अनुसंख्यक गुणधर्म है ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग ये जाने कि प्रसरण दाब क्या होता है। समझ में आया क्या? आ गया? तो समझ में अगर वीडियो आ गया है, ठीक है, तो आप लोग लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और हाँ, अगर पूरा वीडियो देख लिए हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना कि सर हम वीडियो पूरा देखे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।